नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ और उसमें बैंक में जब KYC और NPR को जोड़ने से हलचल मची तो किस तरह से खौफजदा लोगों ने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। क्या हमारे पैसे इस वक्त महफूज हैं बैंकों में, इस पर भी तबसरा होगा। उसके अलावा यूपी पुलिस ने मुजाहरे के दौरान तशद्दुद में ज़्यादातर लोगों को कमर के ऊपर ही गोली मारी थी, इस तरह की रिपोर्ट एक सामने आई है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आलमी अदालत ने म्यांमार रोहिंग्या मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए म्यांमार हुकूमत को फ़ैसला सुना दिया है और उसने जो है पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात कही है। ये म्यांमार के मुसलमानों के लिए एक खुश खबरी कह सकते हैं, एक अच्छा फ़ैसला आया है। इसके अलावा नाज़रीन इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ही ख़राब होते हुए जा रहे हैं। 7 लाख सरकारी आसामियाँ इस वक्त खाली हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उसकी भी एक रिपोर्ट आई है, उस पर तफसीली हम लोग आप लोगों के सामने तफसीलात रखते हैं। फ्रांसीसी सदर आखिर मशरिक़ी अल-कुद्स में इसराइली पुलिस अफसर के साथ क्यों तकरार कर लिए और क्यों वो गुस्से में आए, इस पर भी एक वीडियो सामने आई है, फ़ोटो में वो भी तबसरा करते हुए वाराणसी में एक मुस्लिम खातून के साथ किस तरह जबरन उसको गिरफ्तार करके ली जा रही है पुलिस, जो पुरअमन एहतिजाज कर रही थी। बेंगलुरु के ख़वातीन एहतिजाज में खातून ने क्या बात कही है, वो भी एक वीडियो सामने आई है। इसके अलावा बहुत सारे और भी ख़बरें हैं जो मुख्तसर तबसरा करना है और आपको दिखाना है, उन तमाम चीज़ों पर तबसरा करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएं, नए अफराद को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें ताकि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में ज़रूर शामिल हों। इसके अलावा यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक अहम तरीन अपील, जो नाजरीन हैं हमारे, उन लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर चीज़ें हैं वहाँ पर आपके नाम एक अपील की गई है, ज़रूर जाएँ, थोड़ा सा वक्त निकालें, पढ़ें और फिर आप लोगों से जो हो सकता है वो ज़रूर मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त बात करते हैं RBI के हवाले से कि किस तरह से लोगों में इस वक्त पैसे निकालने को लेकर के बैंक में खौफजदगी नज़र आई। दरअसल RBI ने हाल ही में NPR कौमी आबादी रजिस्टर को बैंक अकाउंट खोलते वक्त KYC अपने कस्टमर को जानिए वेरिफिकेशन में काबिल कबूल दस्तावेज़ की शक्ल में शामिल किया है। लेकिन इस बात की खबर लगते ही तमिलनाडु के गांव में भगदड़ का माहौल पैदा हो गया। गांव के लोग अपने अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए बैंक में कतार लगाने लगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमने नोटबंदी का आलम देखा है, जहां अपने पैसों को निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा था, इसलिए अब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए और इस हुकूमत का कोई भी भरोसा नहीं है कब कौन सा क्या फैसला ले ले। दरअसल RBI के फैसले के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक मकामी ब्रांच ने इश्तिहार जारी करके कहा कि KYC वेरिफिकेशन में अब NPR को कबूल किया जाएगा। बैंक के इस ऐलान के बाद तमिलनाडु के कैलपट्टनम गांव के लोग डर गए और इस बैंक में मौजूद अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए बैंक पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अकाउंट से पैसा निकालने वाले लोगों में बड़ी तादाद में मुसलमानों की थी। एक तरफ बैंकों में पैसा निकालने पहुंचे लोगों को नोटबंदी के दौरान हुए बुरे तजुर्बात का भी डर सता रहा था, तो दूसरी तरफ बैंक में ज़बरदस्त भीड़ देखकर बैंक मुलाजिमीन बेबस नजर आ रहे थे। मुलाजिमीन लोगों को समझा रहे थे कि उसमें डरने वाली कोई बात नहीं, लेकिन कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। बैंक मुलाजिमीन लोगों को ये नहीं समझा सके कि आखिर क्यों RBI ने NPR को इस लिस्ट में शामिल किया है। बहरकैफ नाज़रीन ये कि हलचल है, सिर्फ एक खबर छपने की वजह से बैंकों का अगर ये हाल है तो आप आगे जाकर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पूरे इंटरनेशनल और नेशनल बैंक में अगर KYC को NPR से जोड़ने की अगर कोई खबरें सामने आती हैं तो क्या सिचुएशन पैदा होने वाली है भारत की, सिर्फ एक खबर की वजह से, जबकि सिर्फ कबूल किया जा सकता है कवर्ड है या इसके अलावा कबूल नहीं किया जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। दीगर जैसे दस्तावेजात हैं वैसे ही NPR को भी कबूल किया जाएगा, ये दर्ज था। वैसे भी नाज़रीन गुज़िश्ता जब से ये चीज़ें सामने आ रही हैं तब से बहुत सारे लोगों ने बल्कि सामाजिक कारकुनान ने ये वाकई पूरी तरह से अपील की है लोगों से कि जो है वो बैंकों में पैसा ही ना रखें, ताकि यहाँ के लोगों को समझ में आ सके कि जो है एक मुश्त होकर के अगर पैसा निकालेंगे तो क्या हालात पैदा होने वाले हैं पूरे मुल्क के।
یہ بہت سارے ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے ہیں. بہرکیف اب یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ پیسہ اپنے گھر میں سب سے زیادہ رکھنا محفوظ تصور کرتے ہیں یا بینکوں میں رکھنا. ویسے بھی اس وقت اقتصادی حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ اگر یکمشت ہو کر کے لوگ اگر قومی انٹرنیشنل اور نیشنل بینکوں سے پیسہ نکالنا شروع کر دیا تو جو اکانومی اس وقت گرتی جا رہی ہے وہ مزید گہری ہوتی جائے گی اور پھر جو ہے مرکزی حکومت کو اوپر اٹھنا مشکل ہو جائے گا. یہ حال ہے. ویسے بھی جن لوگوں نے اپیل کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے طور سے جو احتجاجاً اس بات کو اپیل کر رہے ہیں. جیسے کہ جیو سم کے بارے میں خبر آ گئی تھی کہ اس کی ایک خاتون مالک نے, نام میں لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ اپنے کچھ اصولیات ہیں, تو اگر اس کے ایک کتے کہے جانے کی وجہ سے اپنے ان کو کہ جو این آر سی اور کچھ احتجاج کرنے والوں کو کتوں کا نام دینے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ احتجاجاً اپنے سمز کو دوسرے سموں میں متبادل کیا ان نمبرات کو, اور اس کا بھی بہت ہی گہرا اثر پڑا کمپنی پر. اب ایسے فیصلے اگر پورے ایک مشت ہو کر قوم لیتی ہے تو واقعی جو ہے مرکز پر ہو یا کسی بھی خاص کمپنی پر اس کا دباؤ پڑتا ہی ہے, اثر ہوتا ہی ہے. بہرکیف ناظرین آئیے چلتے ہیں ظلم و ستم کی کہانی کی جانب. شہریت ترمیمی قانون کے خلاف اتر پردیش میں ہوئے احتجاج اور مظاہرے کے دوران پولیس نے خاص طور پر مسلم علاقوں اور اقتصادی طور پر کمزور ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جو کباڑ بیچتے تھے, یومیہ مزدوری کرتے ہیں یا پھر چھوٹے ڈھابے چلاتے ہیں. یہ الزام اسٹوڈنٹس رپورٹ آن پولیس بریٹوریٹی اینڈ آفٹر میتھ نامی ایک رپورٹ میں لگائے گئے ہیں جس کو ملک کی تقریباً 30 یونیورسٹی کے طلباء نے اتر پردیش کے تشدد متاثرہ 15 اضلاع میں جا کر تیار کیا ہے. یہ ضلع میرٹھ, مظفر نگر, علی گڑھ, بجنور, فیروز آباد, سہارنپور, بدوئی, گورکھپور, کانپور, لکھنؤ, مئو اور وارانسی میں ہے. تقریباً 30 سے زیادہ یونیورسٹی میں بنارس ہندو یونیورسٹی, لکھنؤ ہندو یونیورسٹی, معاف کیجیے گا لکھنؤ یونیورسٹی, الہ آباد یونیورسٹی, دہلی یونیورسٹی, جواہر لال نہرو یونیورسٹی, جامعہ ملیہ اسلامیہ, آئی آئی ٹی دہلی, آئی آئی ایم سی, نیشنل لا یونیورسٹی, آئی آئی ایم احمد آباد, جندل سمیت دوسری یونیورسٹی شامل ہیں. دوسری یونیورسٹیز شامل ہیں. ان یونیورسٹی کے طلباء نے 14 اور 19 جنوری 2020 کے بیچ ان 15 اضلاع میں جا کر حقائق کی چھان بین کی اور شواہد جمع کی اور تشدد کے شکار لوگوں سے ملاقات کی تو یہ بات پوری طور پر نکل کر کے سامنے آئی کہ کس طرح توڑ پھوڑ مچائی گئی, بے وجہ گرفتاریاں ہوئی اور کس طرح سے جو ہے کمر کے نیچے گولیوں سے پولیس نے نوجوانوں کو نشانہ بنایا اور اس میں زیادہ تر مزدور تھے. رپورٹ کے مطابق انتظامیہ املاک کے نقصان کی بھرپائی کے لیے اب تک مراد آباد میں 200, لکھنؤ میں 110, گورکھپور میں 34, فیروز آباد میں 29 اور سنبھل میں 26 نوٹس بھیج چکی ہے. اس کے ساتھ ہی پولیس کے ذریعے لوگوں کے فوٹو اور پتے اخبار, پوسٹروں اور ہورڈنگ کی توسط سے عوامی کیے جانے کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کے لیے خطرہ بھی پیدا ہو گیا کہ کون کب آ کر کے ان پر حملہ کر دے, اس لیے کہ اس وقت یو پی کے حالات بہت ہی کشیدہ ہیں اور یہ ایک دوسرے کی جو ہے گرہبان کھینچنے اور تاننے کے متعارف ہو چکے ہیں, یعنی مخالف ہو چکے ہیں. بہرکیف ناظرین یہ رپورٹ آئی تھی جو اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. 30 یونیورسٹی کے طلباء جھوٹ تو نہیں بول سکتے, لہٰذا اب اس رپورٹ کے سامنے رکھتے ہوئے کیا عدالتوں میں پولیس کے خلاف, وہاں کی یوگی حکومت کے خلاف کیس درج کیا جائے گا؟ کیا اس کو انسانی حقوق کمیشن میں پیش کیا جائے گا؟ کیا عالمی سطح پر بھی اس آواز کو اٹھانا ضروری ہے تاکہ کل کو جا کر کے مزید یہاں پر ظلم و ستم عوام کے ساتھ یوگی پولیس نہ کر سکے؟ اس پر سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. 30 یونیورسٹی کے جملہ طلباء نے اگر اس رپورٹ کو شائع کیا ہے, سامنے لایا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں حقیقت ہوگی اور یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی پوری دنیا کو. ناظرین آئیے اس وقت پھر چلتے ہیں میانمار کے مظلوم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں جن کے لیے عالمی عدالت سے یہ خوشخبری آئی ہے. جی ہاں, ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ نے کل جمعرات کو اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ میانمار کی حکومت کو ملک میں روہنگیا مسلم آبادی کی حفاظت کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنا چاہیے. اس کے علاوہ حکومت کو مسلسل زیادتیوں اور مظالم کا شکار رہنے والی اس نسلی اقلیت کے خلاف کیے گئے مبینہ جرائم کے تمام دستیاب ثبوت بھی بڑے احتیاط سے محفوظ کرنا چاہیے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ فیصلہ ایک ایسے مقدمے میں سنایا جو زیادہ تر مسلم آبادی والے افریقی ملک گیمبیا کی طرف سے دائر کیا گیا تھا. اس مقدمے میں گزشتہ برس نومبر میں گیمبیا نے اقوام متحدہ کے 1948 کے کنونشن کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے میانمار کے خلاف یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کی حکومت ملک میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی مرتکب ہوئی تھی.
काबिल जिक्र है कि दी हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अक़वाम मुत्तहिदा का वो आला तरीन इदारा है जो इस तंजीम के रुकन ममालिक के माबैन किसी भी कानूनी तनाज़े को तय करने के लिए अहम तरीन अदालती प्लेटफॉर्म भी है। आज सुनाए गए फैसले में दी हेग की इस अदालत के जजों ने सिर्फ गैम्बिया की तरफ से दायर करदा मुकदमे पर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। ये हुक्म म्यांमार हुकूमत के लिए एक वाज़ेह अदालती मौक़िफ़ तो है, लेकिन ये उस अदालत का उस मुकदमे में बिल्कुल हतमी फैसला नहीं है। ICJ के मुताबिक हुक्म उन इब्तिदाई इक़दामात से मुताल्लिक़ है जो म्यांमार की हुकूमत को फौरी तौर पर करना चाहिए। इस मुकदमे में हतमी फैसला सुनाए जाने में मुमकिन तौर पर कई बरस लग सकते हैं, लेकिन हालिया इसके लिए वहाँ की हुकूमत को आलमी अदालत की जानिब से ये फैसला सादिर किया गया, ये फरमान जारी किया गया है कि वहाँ के लोगों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और जिन लोगों पर जुल्म व सितम हुआ है उनकी सारे दस्तावेज़ात महफूज रखें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की इस वक्त बेरोज़गारी की बात करते हैं। बेरोज़गारी और माशी मंदी को लेकर मुल्क भर में हंगामा बरपा है। इस दरमियान एक चौंकाने वाली खबर यह आई है कि मरकज़ी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में एक बड़ी तादाद में आसामियाँ खाली पड़ी हैं और इस खबर के मुताबिक तकरीबन 7 लाख आसामियाँ ऐसी हैं जो इस वक्त खाली हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत की कुछ महकमों ने इससे पहले खाली पड़ी आसामियों को पुर करने के लिए ख़त भी लिखा था। मौसूला खबर के मुताबिक जो 7 लाख आसामियाँ खाली पड़ी हैं उनमें ग्रुप सी में 5,75,000 ओहदे खाली हैं, ग्रुप बी में 90,000 ओहदे खाली हैं और ग्रुप ए में 20,000 ओहदे खाली हैं। एक वेबसाइट ने एक सिलसिले बताया कि मोदी हुकूमत इन ओहदों को भरने के लिए मुख्तलिफ महकमों को ख़त लिखा है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारी ख़जाने की जो हालत है उसमें नई आसामियों की तनख्वाहों का माली बोझ उठाना महकमों के लिए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, बल्कि ख़ुद सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह काटने पर भी इस वक्त मरकज़ी हुकूमत तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन, एक तरफ बेरोज़गारी तमाम तरफ आम है और यहाँ पर 7 लाख सरकारी आसामियाँ खाली हैं और हुकूमत वो सरकारी आसामियाँ पुर करने को तैयार नहीं है। सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है कि खतूत लिखे जा चुके हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त जो है मुल्क का ख़जाना पूरी तरह बर्बादी के कगार पर है, बल्कि बर्बाद हो चुका है। वो 7 लाख सरकारी आसामियाँ तो दूर की बात, 1 लाख सरकारी आसामियाँ भी नहीं दे सकती। ये इस वक्त मरकज़ी हुकूमत का हाल है जो हिंदू मुसलमान और CAA या NRC के नाम पर आपस में लड़वाना चाहती है, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर पूरी तरह खोखली हो चुकी है। बहरकैफ नाज़रीन, एक तस्वीर आज बल्कि कल से जो है वायरल हो रही है, बिलखुसूस आलमी मीडिया में ये बहस है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन इसराइल के खुसूसी दौरे पर मशरिकी बैतुल मक़दिस पहुँच गए, जहाँ उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ से गिरजाघर में भी हाज़िरी दी। इस मौके पर फ्रांसीसी सदर और इसराइली पुलिस के दरमियान नोक झोंक भी देखी गई। खबर के मुताबिक सदर मैक्रोन ने गिरजाघर के अंदर आने वाले एक इसराइली पुलिस एहलकार को चिल्लाते हुए उसकी सरजनिश की और उसे गिरजाघर से बाहर निकाल दिया। बताया गया है कि वाक़या फ्रांस के ज़ेरे मिल्कियत सेंट एन गिरजाघर के दाखिली दरवाजे पर उस वक्त पेश आया जब इसराइली पुलिस का एक अफसर गिरजे में दाखिल हुआ, ताहम बाद अज़ां वापस आ गया। वो अफसर दोबारा दाखिल हुआ तो सदर मैक्रोन ने उसे चिल्लाते हुए वहाँ से दफ़ा हो जाने को कहा। इस मौके पर फ्रांसीसी सदर के मुहाफ़िज़ों ने इसराइली पुलिस एहलकारों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। फ्रांसीसी सदर और इसराइली पुलिस अफसरों के दरमियान तकरार भी हुई। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि इसराइली पुलिस एहलकार ने गिरजाघर के तक़द्दुस का एहतराम नहीं किया, इसलिए मैं ये कदम उठाया। तो नाज़रीन, आप जान सकते हैं कि एक दूसरे मुल्क के सदर के सामने एक गिरजाघर के साथ एक यहूदी फ़ौजी का अगर ये हाल है तो हर दिन ये जो हमारे सामने ख़बरें आती हैं बैतुल मक़दिस की, मस्जिद अक़सा की और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जो हमारे मसाजिद हैं, तारीख़ी मसाजिद है, उसकी बेहुरमती की जा रही है और बूटों के ज़रिए से, हथियारात के ज़रिए से गंदगी लेकर के मस्जिद में दाखिल होते हैं। एक सदर के सामने जब इन लोगों का ऐसा हाल होता है तो हम महसूस कर सकते हैं कि ये ज़ालिम और मग़ज़ूब कौम किस तरह से जो है मसाजिद की बेहुरमती करती होगी बैतुल मक़दिस में, फ़िलिस्तीन में और मस्जिद अक़सा में। बैकअप नाज़रीन, में कुछ वीडियो इस वक्त आपको दिखा करके आपसे रुखसती चाहता हूँ। सबसे पहले आप बनारस की वीडियो देखिए जिसमें एक खातून के साथ योगी की पुलिस किस अंदाज में पेश आ रही है। एक माँ है जो अपनी बच्ची को गोद में ली हुई है और उस बच्ची को उस माँ को ज़बरदस्ती खींच करके जो है पुलिस थाने में ले जाने की कोशिश कर रही है। इस पूरी वीडियो को आप देखें और महसूस करें कि योगी पुलिस किस कदर इस वक्त जालिम हो चुकी है। बहरकैफ हम लोगों को इस वक्त इन तमाम जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठानी ही होगी। अब ये बच्ची के साथ जो है इस खातून को पुलिस जीप में बिठा कर ले जाने पर उतावली हो रही है। हम इस पूरी वीडियो को आपको मज़ीद दिखाते हैं। नाज़रीन, कुछ और तस्वीरें मुझे इस वक्त
झारखंड के लोहरदग्गा से आई हुई है। आपको कल प्राइम टाइम में मैंने बताया था कि किस तरह वहाँ पर आरएसएस ने जो है जुल्म और सितम किया और एक सीएए की रैली, सीएए के समर्थन में वहाँ पे हिमायत में रैली निकली थी। फिर अचानक उन्होंने जो है आवाम के घरों को निशाना बनाना, आगजनी करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद दोनों कम्युनिटियों में जो है मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई और एक ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ जब नारेबाजी शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से फतराव हुआ। फिर अचानक जो है आरएसएस और ये बीवीपी और दीगर हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता बजरंग दल के गुंडों ने जो है आगजनी पर उतर आए, पूरी तरह से जो है घरों को, वहाँ की गाड़ियों को बर्बाद करना शुरू कर दिया, आग लगाना शुरू किया, दुकानों को भी नहीं छोड़ा, रास्ते में खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से जो है इन्होंने बर्बादी शुरू की। और ये खबरें और ये तस्वीरें इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें पेश आई हुई हैं वो एक आरएसएस से वाबस्ता और बजरंग दल से वाबस्ता दहशतगर्दों और गुंडों की जानिब से आगजनी हुई है। बहरकैफ नाज़रीन, अब ये देखना है कि जिस तरह योगी हुकूमत ने वहाँ पर ये कहा कि जो है बलवाइयों ने आग लगाया उनसे जो है उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेजात लेंगे, उनसे भरपाई करेंगे, तो क्या पुलिस यहाँ भी भरपाई करेगी झारखंड में? अब ये देखना होगा। बहरकैफ नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रखना है। ये भी वहीं की तस्वीर है जो एहतिजाज उन लोगों ने शुरू किया। देखिए किस तरह डंडे और दीगर चीज़ें लेकर के लोगों ने वहाँ पर लोहरदग्गा में शुरुआत की थी। फिर उसके बाद अचानक लोगों ने जो है घरों को नुकसान पहुँचाना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नारे लगाना शुरू किया। ये सारी वीडियो इस वक्त पूरी तरह से वायरल हो रही है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की गुंडागर्दी थी। बहरकैफ नाज़रीन, कल फ्रेज़र टाउन से जो है एक फ्रेज़र टाउन में ख़वातीन का एहतिजाज शुरू होने की हमने इत्तला दी थी आप लोगों को। आइए खातून बेंगलुरु के फ्रेज़र टाउन से मीडिया से बात की है, देखते हैं कि वो क्या सुनते हैं। आप इसको सुनिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। What they are doing is against the whole of the Indian citizens, not to any particular community or caste. It is going to affect only the Adivasis, the Dalits, the transgenders and the women. So where are they going to prove it? Why do they want to change the constitution wherein the whole India is totally known for its unity in diversity? We will be very humbly requesting them to look over to the bill what they have passed. It is nothing but commanding over the whole of the country they want. We will continue the protest, and we believe the struggle was brought in this way only, and this revolution will surely take place. And we hope this, not only Bangalore, every district, every town, every village will turn into Shaheen Bagh, and they have to agree. A lot of momentum which is coming out from the ladies, and ladies really bring out a big revolution.